के सीमापुर इलाके में रहने वाली ज्योति एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर गरीबी के कारण और बीमार माँ की देखरेख करने के लिए वो घर के पास ही एक भेलपुरी का ठेला लगाया करती और उससे ही अपना और अपनी माँ का पालन पोषण किया करती। ज्योति को अब उसके नाम से नहीं बल्कि काम से जाना जाने लगा। ऐसे ही एक दिन ज्योति मुरमुरे बेचते हुए बोलती है, भेलपुरी का नशा सब पर है छाया, तीखी हो या मीठी सबको मजा आया। तभी वहाँ राजू नाम का एक लड़का आता है जो कि ज्योति के ही मोहल्ले में रहता था। वो ज्योति के पास आकर बोलता है, ओ भेलपुरी वाली दीदी, भेलपुरी कितने के दिए? अरे बस 10 रुपए में। वाह, 10 रुपए का? देना जरा। ये लो भैया। वाह दीदी, कमाल कर दिया। हाँ भैया, वो तो है। हाँ, वैसे दीदी कैसे बनाती हो ये सब? अरे भैया, आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो। जब कभी भी भेल खाना हो बस अपनी ज्योति दीदी को याद कर लेना। ठीक है दीदी। तभी साइड में खड़ा हुआ एक वरुण नाम का लड़का ज्योति और राजू को देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन रहा होता है। जब राजू वहाँ से जाने लगता है तब वरुण उस लड़के को रोकते हुए बोलता है, ओए छोटे, सुनना। हाँ भैया, बोलो। वो जो भेलपुरी वाली लड़की है उससे बड़ी बात हो रही थी तेरी। अरे वो भेलपुरी वाली दीदी, वो तो हमारे ही मोहल्ले में रहती हैं और वो तो मुझे जानती हैं। वो बड़ा ही टेस्टी और चटपटा भेल बनाती हैं। मैं हमेशा इनके ठेले पर आता हूँ खाने। अच्छा, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको भी खानी है भेल? नहीं नहीं, मैं ऐसे सड़क का कुछ भी नहीं खाता। एक बार खाकर तो देखो, अगर ना पसंद आए तो मत खाना। एक बार खाकर देखता हूँ। क्या हुआ? हाँ ठीक है, मगर मैं भेल लेने नहीं जाऊंगा, तू मेरे लिए खरीद कर ला दे। ठीक है, लाओ 10 रुपए। वरुण राजू को पैसे देता है और राजू ज्योति के पास जाकर बोलता है, ज्योति दीदी, 10 रुपए का भेल दे दो। क्या बात है राजू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू फिर से भेल लेने आ गया? अरे दीदी, देखो वो जो कार है ना, वहाँ पर एक भैया हैं, उनको चाहिए। अच्छा, उन साहब को चाहिए। रुक, अभी तैयार करती हूँ। ज्योति वरुण के लिए भेल तैयार करती है और राजू को दे देती है। राजू वरुण को भेल देकर आता है। वरुण भेल खाने लगता है जो कि वरुण को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वरुण रोज अब भेल खाने के लिए ज्योति के ठेले पर जाया करता। ऐसे ही एक दिन वरुण ज्योति से बोलता है, वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। आप दिखने में काफी अच्छी लगती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, तो आप यही काम क्यों करती हैं? जी देखिए, मेरे घर में मेरी बीमार माँ है। अगर मैं कहीं जॉब भी करती हूँ तो मुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा और साथ ही 8 से 12 घंटे अपनी जॉब को भी देने पड़ेंगे। ऐसे में मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए मैं छोटा सा बिजनेस करके अपना घर चलाती हूँ, साथ ही अपनी माँ की देखभाल भी कर लेती हूँ। मेरा घर पास में ही है। एक बात और, बहुत लोग ये छोटे काम करने से शर्माते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? जी देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं शायद यहाँ ना होती। और वैसे भी मेरी नजर में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। वाह, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात कर कर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वरुण को ज्योति से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन वरुण ज्योति को प्रपोज कर देता है। ज्योति भी हाँ बोलती है, जिसके बाद वरुण अब ज्योति की माँ का इलाज एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवाता है। धीरे धीरे उसकी माँ भी ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वरुण अपनी माँ अरुणा को ज्योति के बारे में बताता है, मगर अरुणा वरुण को ज्योति से शादी करने के लिए साफ मना कर देती है। पर वरुण तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मजबूरी में आकर अरुणा को उसकी बात माननी पड़ती है। इसी तरह कुछ महीने और बीतते हैं और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद में ससुराल आने के बाद ज्योति ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, मगर अरुणा को उसकी बहू में कोई ना कोई कमी तो जरूर दिखती। ऐसे ही एक दिन ज्योति बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ से कांच का प्लेट टूट जाता है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर अरुणा वहां आती है और गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, अरे रे, कर दिया ना नुकसान, इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? पता भी है कितनी महंगी प्लेट थी,
पर तू क्या जाने, तेरे घर में तो बर्तन भी नहीं होगा खाने के लिए, क्योंकि तुम तो मांग कर खाते थे ना। माँ जी, प्लेट टूटने के लिए माफी चाहती हूँ, और एक प्लेट ही तो टूटी है। और रही बात मांग कर खाने की, तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा अपनी मेहनत से खाती हूँ, मांग कर नहीं। अरे वाह, जुबान तो देखो इनकी कैसे कैंची की तरह चलती है। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी गरीब लड़कियों को, कैसे अमीर लड़का देखा नहीं कि उन्हें फंसाने चली आई। माँ जी, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। अब भगवान ने जिसको जितना सोचने समझने की शक्ति दी है, वो तो उतना ही सोच पाता है। वही हाल है आपका। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? अपनी सास से जुबान लड़ाती है। देखिए माँ जी, अगर मैं गलत होती तो आप मुझे जी भर के सुनाती, लेकिन बिना गलती के मैं किसी की नहीं सुनती। तुझे तो मैं सिखाऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत। इतना बोलकर अरुणा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और एक दिन ज्योति के ससुराल में राजू आता है और वो ज्योति से बोलता है। दीदी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। दीदी आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ राजू, वो तो है, तू बता। दीदी पता है, बहुत से ग्राहक आपके भेल को याद करते हैं और कहते हैं भेल वाली दीदी कहाँ गई, हमें उन्हीं के हाथ का भेल खाना है। तो उनको बता देना कि दीदी की शादी हो गई है। तभी वहाँ वरुण आता है और राजू को देखकर वो बहुत खुश होता है और वो बोलता है। ओए राजू, तू ठीक है ना? हाँ जीजू, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो दीदी मैंने सबको बता दिया कि दीदी की शादी हो गई, अब वो भेल नहीं बना पाएंगी। हाँ राजू। दीदी मगर लोग मान ही नहीं रहते, कह रहे थे उनसे एक बार बात कर लो और कह दो किसी तरह फिर से भेल का काम शुरू कर दें, उनके भेल बहुत याद आते हैं। मगर मैं नहीं कर सकती, उन्हें मना कर दे। क्यों नहीं कर सकती तुम? आपको लगता है माँ जी करने देंगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक सब होगा और माँ को मैं मना लूंगा। फिर भी कैसे होगा? तुम भेल बनाओ, उनको कैसे बेचना है वो मुझ पर छोड़ दो। और तुमसे ही सीखा है मैंने कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसको बेचने में क्या बुराई है फिर। ज्योति को वरुण की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ज्योति वापस से अपने भेलपुरी बनाने के काम को शुरू कर देती है और इस बार उसकी सेल पहले से भी ज्यादा होने लगती है और वरुण के साथ अब ज्योति भी घर में बराबर की आमदनी लाने लगती है, जिसे देखकर अरुणा बहुत खुश होती है और अपनी बहू के काम में उसकी मदद करने लगती है। और जिसके बाद में धीरे धीरे ज्योति का भेलपुरी का छोटा सा ठेला एक टेस्टी चाट पॉइंट में बदल जाता है।